अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आपने कोई ना कोई चीज तो अनसेफ प्राइस पर जरूर खरीदी होगी। शायद कोई ऐसा हैंडबैग जो आपको बाद में पता चला हो कि फेक है, या फिर कोई यूगी कोई कार्ड जो कि उतना रेयर नहीं था जितना आपको बताया गया हो, या फिर जनरल स्टडीज में मास्टर्स। लेकिन इन सब फालतू चीजों में एक बात अच्छी रही कि कम से कम आपके हाथ में कुछ तो आया। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। पुराने मीम और हिस्टोरिक ट्वीट से लेकर बोर्ड कार्टून बंदरों की पिक्चर तक, जानने के लिए तैयार हो जाइए ऐसे वर्चुअल आइटम्स को जो आज तक के सबसे महंगे बिके हुए वर्चुअल आइटम्स हैं। नॉन फंजिबल टाको। ठीक है, तो इस टॉपिक को गहराई से जानने से पहले हमें एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में जान लेना चाहिए। एनएफटी रिप्रेजेंट करते हैं अनप्रेडिक्टेबल रिसिप्ट किसी डिजिटल पीस ऑफ डेटा के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको इस सुअर के मीट के फोटो को एनएफटी दे सकता हूँ। ये फोटो कोई भी कट, कॉपी, पेस्ट या सेव कर पाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट एनएफटी सिर्फ आपके पास ही होगा। ये ट्रेड्स ज्यादातर एथेरियम में किए जाते हैं। एथेरियम क्रिप्टो करेंसी की ही तरह एक बिटकॉइन है, लेकिन इसका ब्लॉकचेन सिस्टम एनएफटी को भी सपोर्ट करता है। ये बहुत सारे नए टर्म्स हो गए हैं ना, है ना। आप एनएफटी को ये समझिए, कोई फोटो है मीट का, या उसका वीडियो है, या डॉक्यूमेंट है जिसमें मीट लिखा हुआ है, या कोई ऑडियो फाइल है जिसमें मीट के गिरने की आवाज आई है, तो उसी फाइल की रसीद या उसका डिजिटल थंबप्रिंट या ओनरशिप सर्टिफिकेट ही एनएफटी होता है। एक एनएफटी कोई भी डिजिटल फाइल हो सकता है, और आज के जमाने में तो वैसे भी हर चीज डिजिटल है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि टैको बेल ने हाल ही में टैको थीम्ड एनएफटी बनाया, जो कि कुछ फोटो और जीआईएफ्स का मिक्सचर है, और इसे बस 0.001 इथेरियम पर लिस्ट कर दिया। मतलब कि $2 या $3 पर इन्हें तुरंत ही खरीद लिया गया, और फिर कुछ तो बाद में 3 इथेरियम तक में बेच गए, जो कि जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस टाइम पर $8,000 है। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है भाई। इनफैक्ट ये एक एनएफटी टैको तो इतने में बिका कि अगर खरीदने जाएं तो इससे असली के 4,000 टैको आ जाएंगे। लेकिन जब हम एनएफटी की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांजैक्शन फीस के अलावा एथेरियम से डॉलर का एक्सचेंज रेट बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। इसी वजह से ये बताना कि किसने एनएफटी बेच के कितना कमाया, ये बहुत ही मुश्किल है। तो जब ये वीडियो एनएफटी पर सेल हो तब उस समय बात ध्यान में रखिएगा। क्लासिक को फिर से रिवाइव करना। अगर आपको ये लग रहा है कि एनिमेटेड टैको जीआईएफ को हजारों डॉलर में बेचने से ज्यादा बेवकूफी भरा काम और कुछ नहीं हो सकता, तो आपको इस मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। और ये देखिए कि आपके टीनेज ईयर्स का हर पुराना अनफनी मीम अब तक एनएफटी बन चुका है। वाओ, मेरी जवानी फिर काम आ गई भाई। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा पुराना दोस्त न्यन कैट है, 8-बिट रेनबो पूपिंग फ्लाइंग कैट, जो कि सबसे पहले 2011 में वायरल हुई थी। इसे इसके ओरिजिनल क्रिएटर ने एनएफटी में $5,90,000 में बेचा। मतलब कि इसके 12 में से हर एक एनिमेशन फ्रेम के लिए $49,166। 2021 के जून में चार्ली बिट ने 2007 का एक वायरल वीडियो एनएफटी में नीलाम कर दिया, और वो भी $7,60,999 में। ये 1 मिनट की क्लिप के लिए बहुत ज्यादा है, जिसमें बस एक बच्चा दूसरे की उंगली काट रहा हो। लेकिन फिर भी ये सब इस मीम के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जो कि 11 साल से इंटरनेट का राजा बना हुआ है। ये सिंपल सी पिक्चर जिसमें शीबा इनू साइड में देखकर जरा मुस्कुरा रहा है। ये पिक्चर बहुत सारे इंग्लिश फ्रेजेस और कॉमिक्स में यूज की जाती है। ये सबसे पॉपुलर मीम है, और साथ ही एक अच्छा पॉप कल्चर रेफरेंस भी। और एक ओरिजिनल इमेज का एनएफटी अभी $4 मिलियन के बराबर इथेरियम में बिका। कोई आखिर पुराने मीम्स के लिए इतने पैसे क्यों देगा भाई? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी और इन्हें और महंगे प्राइस में बेच पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिजिटल आर्ट के दीवाने हों। लेकिन एनएफटी हर क्रिएटर के लिए गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि कईयों के आर्ट वर्क चोरी करके कोई और ही बेच देता है, वो भी बिना उनके परमिशन के। एग्जाम्पल के लिए ये सुनिए कि जब ऑनलाइन आर्टिस्ट किन्नी की लंग कैंसर से मौत हो गई, तो उसके कुछ ही समय के बाद उनके वर्क्स को एनएफटी पर बेचा जाने लगा। इसके रिस्पॉन्स में आर्टिस्ट से ये कहा जाने लगा कि वो अपने काम को पहले ही एनएफटी में बदल लिया करें, जो कि ठीक ऐसा ही है। मान लीजिए कि मैं ब्रेक रूम में सुबह के 10 बजे घुसा, फ्रिज में रखा आपका लंच खाया, और फिर आपको ही बाद में ब्लेम कर दिया कि आपने इसे पहले क्यों नहीं खाया था। ये कितना बुरा है यार, सच में यार, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। एक हिस्टोरिक ट्वीट। कई सदियों से बहुत बेशकीमती आर्टवर्क बनाए जा रहे हैं, जिनका अपना अलग ही मतलब होता है। मार्गवीट के सन ऑफ मन से लेकर के ग्रांट वुड्स के अमेरिकन गोथिक से लेकर जैक डोरिस के जस्ट सेटिंग अप माय चेयर ट्विटर तक, वो भी साल 2006 में ये ट्वीट किया था जैक डोरसे ने, जिसने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, और जो कि आजकल सोशल मीडिया गुरु से ज्यादा रास्पुटिन लगते हैं।
अपनी इस बड़ी सिंपल सी स्टार्टिंग के बाद ट्विटर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। एवरेज देखें तो ट्विटर के अभी 206 मिलियन यूजर्स हैं और हर रोज इसमें 500 मिलियन बार ट्वीट करते हैं, या फिर कहें कि हर साल 200 मिलियन बार ट्वीट करते हैं। अगर कोई देश होता ना तो उसकी पॉपुलेशन रशिया से भी ज्यादा होती, जो कि हर साल इतने ट्वीट करते हैं कि इतने तो धरती पर कभी लोग भी पैदा नहीं हुए। मार्च 2021 में डोर्सी ने इस ट्वीट को एनएफटी में बदल दिया और वो इस इंटरनेट के हिस्टोरिकल पीस को $2.9 मिलियन में बेचने में कामयाब रहे। अब पता चला वो जो ऊपर आर्ट वर्क कंपैरिजन किया गया था ना, वो फालतू नहीं था यार। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि अगर वैन गो की ऑन स्क्रीन सारी पेंटिंग्स की कंबाइंड वैल्यू निकाली जाए ना तो वो इतनी प्राइस की होगी। सीना इस्तवी ने इस एनएफ ट्वीट को खरीदा और इसे मोनालिसा के बराबर समझा। मुझे लगता है खूबसूरती वाकई देखने वाले की आंखों में होती है भाई। स्किन जिसमें मैं हार गया। चलिए कुछ देर के लिए एनएफटी से ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कुछ ऐसा जो कि मेरी समझ से परे है। फोर्टनाइट इस गेम ने 2017 में पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी और तभी से इस पर लॉ केसेस भी हो रहे हैं। जैसे जैसे गेम ज्यादा फेमस होने लगा वैसे ही ये ज्यादा लाइसेंस टाई अप इवेंट्स करने लगा। आप फोर्टनाइट में डदमो 5 कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते थे। फोर्टनाइट में ही थनोस की तरह खेल सकते थे। थर्ड स्टार वॉर सीक्वल ने तो लॉन्च होने से पहले ही कई बड़े स्पॉयलर्स दे दिए थे भाई। फोर्टनाइट में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी इवेंट्स टाइम सेंसिटिव थे, मतलब कि अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप इन्हें कभी भी फिर से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से कुछ लिमिटेड टाइम आइटम्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि ब्लू टीम लीडर स्किन सिर्फ वो ही ले सकते थे जिनके पास प्ले स्टेशन प्लस सेलिब्रेशन पैक हो, और ये ईबे में फिर कुछ $100 में रीसेल होते थे। डबल हेलिक्स स्किन सिर्फ निंटेंडो स्विच बंडल के पार्ट की ही तरह अवेलेबल थी, जो कि अब ईबे पर कई $1000 में बेची जा सकती है। लेकिन जिससे कि ये प्राइस फेयर रहे इसलिए इसमें स्विच कंसोल भी इंक्लूडेड किया गया है। फिर भी ये स्किन्स भी पेल फेस्ड स्कल ट्रूपर की बराबरी नहीं कर सकती। ओरिजिनली ये एक हैलोवीन टाई अप के रूप में रिलीज हुआ था, लेकिन इस ग्रेम कॉस्ट्यूम की डिमांड समय के साथ बढ़ती गई और कुछ स्कल ट्रूपर स्किन्स तो करीब $5000 में बिकी हैं। पर्सनली मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग इतने पैसे इनके लिए खर्च क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ स्किन और बोन्स ही तो हैं। बोर्ड ऑफ एप्स, अगर आप लास्ट ईयर ऑनलाइन रही हों तो आपने इस बोर्ड बंदर का कार्टून तो जरूर देखा होगा। वेल ये सारी इमेज बोर्ड एप यास्ट क्लब एनएफटी कलेक्शन का हिस्सा है। इस कलेक्शन में बंदरों की 1000 एल्गोरिथमिकली जनरेटेड इमेजेस हैं और हर एक के एक्सप्रेशंस और एक्सेसरीज यूनिक हैं, लेकिन इनमें से कुछ बाकियों से ज्यादा रेयर हैं। एक ऐसा बंदर जिसमें रेयर एलिमेंट्स हों वो महंगा है, बहुत ही महंगा है। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उस टाइम जो बंदर सबसे महंगा बिका उसका प्राइस 8817 मतलब कि $3.4 मिलियन है। लेकिन बाकी बंदर भी नॉर्मली $1 मिलियन के करीब ही बिकते हैं। जब आप किसी बंदर को खरीदते हैं तो उसके साथ आपको बाकी बंदरों के ओनर के प्राइवेट क्लब का एक्सेस भी मिल जाता है और साथ ही इन बंदरों को दोबारा बनाने और बेचने का भी। लेकिन सोचिए आप इमेज पर राइट क्लिक करके इसे सेव भी कर सकते हैं और ये भी अब एक महंगे एंट्री फीस की तरह लग रहा है। और हाँ, अगर आपको इनमें से कोई भी बंदर बदसूरत लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो सच में है। और ये याद रखिए कि इन एनएफटी को किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया था, ये बस कुछ एसेट्स ऑफ कलेक्शन को मिलाकर बना दिया गया। ठीक वैसे जैसे वीडियो गेम में कोई भी रैंडम बटन दबा देते हैं। बस ये बात है कि यहाँ 10,000 में से हर एक बंदर यूनिक है। टेक्निकली ये ऑब्वियसली किसी आर्टिस्ट को पैसे देकर यूनिक कैरेक्टर बनवाने से सस्ता है, पर इसका मतलब ये भी है कि आपको रिजल्ट में तो डिफरेंट मिलेगा। और यही प्रोसेस सभी लार्ज कलेक्शंस यूज करते हैं। इसीलिए लेजी लाइन, पोटैटो पावर, ट्रॉल्स डोज पॉन्ड, क्यूट पिग क्लब्स, सतोशी, सपुद्रुस, फ्रीडम बनीज, स्नेक एनएफटी, ऑन चैन मंकी जैसे सभी एनएफटी बहुत ही बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन जो आज हम एनएफटी देख रहे हैं उसकी नींव बोर्ड एप यास्ट क्लब्स ने ही रखी थी। इसलिए अगर इन्हें कंपेयर करके देखें तो ये और उनसे महंगे हैं, और वो भी इतने महंगे कि कुछ बंदर तो 10 नील एथेरियम पर लिस्टेड हैं, जो कि अभी के 2 महापदम 80 पदम के बराबर है। ये तो आज तक जितना पैसा धरती पर नहीं हुआ उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि बैंक इस लोन को कभी अप्रूव भी करेगा। बर्निंग $95,000। आपको पता है स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी और एनएफटी में बहुत कुछ कॉमन है। दोनों ही सार्काज्म से भरे हुए हैं, दोनों को ही स्टैब्लिश सिस्टम बिगाड़ना है और दोनों ही लोगों की नजरों में ओवर वैल्यूड है। तो अब इस बात का सेंस निकल रहा है कि ब्रिटिश आर्टिस्ट के आर्ट वर्क एनएफटी पर आ सकते हैं। ये हुआ भी बहुत ही नोबल तरीके से। 2006 में बैंक्सी ने
मोरोन्स वाइट बनाया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पीस आर्ट वर्क की दुनिया का बहुत ही नोटिसेबल क्रिटिक नहीं है, और एक आर्ट ऑक्शन जिसमें ये आर्ट बिक रही हो वो बिडर्स का ही मजाक उड़ाने जैसा होगा। तो फाइनली इस आर्ट वर्क को ब्लॉकचेन फर्म इंजेक्टिव प्रोटोकॉल ने खरीद लिया, जिसने 2011 में बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो रिलीज की। जो आप अभी देख रहे हैं उसमें फर्म का एक मेंबर $95,000 में खरीदे गए आर्ट वर्क को जला रहा है। अगर ये $95,000 जलाना आपको अजीब लग रहा है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है और नॉर्मल है। इस आर्ट वर्क को जलाने का रीजन था कि जिससे बाद में फर्म इसे एनएफटी में बेच सके। उन्होंने कहा कि क्योंकि ओरिजिनल अब डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब ये एनएफटी ही उस आर्ट का सबसे ऑथेंटिक वर्जन है। ये बात मायने नहीं रखती कि आपको ऐसा लगता है या नहीं कि एनएफटी ठीक फोन में लिए गए स्क्रीनशॉट की तरह तो है, क्योंकि किसी ने इसे $3,80,000 में खरीद लिया, जिसकी वजह से इंजेक्टिव प्रोटोकॉल को $2,85,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप आर्ट वर्क के सब्जेक्ट मैटर को देखें तो ये बहुत ही आयरनिक नहीं है ना? हमारे दुखों का कारण 1989 में कंप्यूटर इंजीनियर सर टिम बर्नर्स-ली ने अपना इंटरनेशनल नेटवर्क का सपना पूरा किया और इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब। और जो इंटरनेट आज हम यूज कर रहे हैं वो यही इन्वॉल्व करता है। और अगर आपकी मॉम के फेसबुक पोस्ट को देखे जाए तो इंसानियत के लिए तभी से सब कुछ बिगड़ने सा लगा, है ना? लेकिन टिम पर गुस्सा मत कीजिए, उस समय एक अच्छा आइडिया लगा। 2021 में टिम ने एनएफटी ऑक्शन किया जिसमें उनका 30 साल पुराना क्रिएशन था। इस दिस चेंज्ड एवरीथिंग में 4 आइटम्स हैं। ओरिजिनल वेब सोर्स कोड की टाइम स्टैम्प फाइल्स, टिम का लिखा हुआ एक लेटर, कोड का एक डिजिटल पोस्टर और 30 मिनट का वीडियो जिसमें ये कोड लिखा जा रहा है। ये आप तब देख सकते हैं जब नेटफ्लिक्स पर कुछ नहीं बचाओ। इसकी बिडिंग सिर्फ $1,000 से शुरू हुई, लेकिन ये तुरंत ही बढ़ गई और फाइनली ये कलेक्शन $5.4 मिलियन में एक अननोन बिडर ने खरीद लिया। एक ऐसे पीस ऑफ वेब को खरीदना जो कि लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया हो, फ्रीली अवेलेबल नेटवर्क है, जरा आयरॉनिक है, लेकिन ऐसा टिम को नहीं लगता। अपने लेटर में टिम ने एनएफटी के लिए कहा कि ये इस एरिया के सबसे लेटेस्ट प्लेफुल क्रिएशन है और ओनरशिप का भी सबसे ऑथेंटिक फॉर्म है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और अपने सुंदर वर्ल्ड वाइड वेब में वाव फैक्ट के नए और फ्री अवेलेबल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। करम बीट्स एंड बॉब्स, अगर आप अभी भी जवान हैं और आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे से काम करते हैं तो काउंटर स्ट्राइक कीजिए। ग्लोबल ऑफेंसिव एक ऑनलाइन पॉपुलर शूटर है जिसमें कई सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। अगर आप मेरी एज के हैं तो जान लीजिए कि ये गेम एक मैप के आसपास चलने वाला है जिसमें कि 5 ही सेकंड में आपको कोई शूट कर देगा, वो भी ऐसा जिसे आपने देखा ही ना। ये बढ़िया है क्योंकि मुझे तो वैसे भी टर्न बेस्ड गेम्स पसंद है। फैंस इसे CS:GO कहते हैं। इसमें बहुत सारे कलेक्टिबल्स होते हैं और उससे भी ज्यादा प्लेयर्स इसे खेलते हैं। अभी इसके 20 मिलियन मंथली प्लेयर्स हैं। जैसे कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, एक बड़ा सा बेस जहां पर मैन एक दूसरे को पुरानी बड़ी गन से शूट कर रहे हो। इसमें बड़ा कंपटीशन है और ये लोग सिर्फ फायर पावर से नहीं लड़ते बल्कि फायर आर्म्स के लिए फैशन से भी लड़ते हैं। CS:GO की वेपन स्किन को इनके रेयर और लुक्स की वजह से जाना जाता है, लेकिन ये किसी भी तरह के आपके इक्विपमेंट का स्टेटस नहीं बदल सकती हैं। और क्योंकि ये स्किन प्लेयर्स के द्वारा रैंडमली अनलॉक की जाती हैं, इसलिए ये अजीब प्राइस में बेची जाती हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, केस स्ट्राइक 5/7 केस हार्डन्ड विद टाइटन होलोस की कीमत $35,000 तक हो गई, जबकि सोविनियर AWP ड्रैगन लोर $61,000 में बेची गई। लेकिन फिर भी ये सब फैक्ट्री न्यू केस हार्ड एंड ब्लू जेम करम्बिट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जिसे एक प्लेयर ने $1,20,000 में खरीदा था। ये प्राइस CS:GO स्किन मार्केट प्लस का रिकॉर्ड सेटर था। देखिए, मैं तो एक नर्ड हूँ और मैंने कई घंटे MMO पर वेपन्स के बारे में जानते हुए बिताए, लेकिन फिर भी मैं अपने घर की डाउन पेमेंट किसी वर्चुअल चाकू के लिए वर्चुअल पैटर्न पर बर्बाद नहीं करूंगा। द मिस्ट्री बॉक्स। ऑलराइट, तो आपका जवाब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बंदर की JPG फाइल $1,25,000 में खरीद सकते हैं, या फिर इसी प्राइस में इस बॉक्स के अंदर जो है वो खरीद सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बार जब आप NFT पर कुछ खरीदते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आखिर आप खरीद क्या रहे हैं। ये कलरफुल क्रिएशंस हशमस्कस हैं और ऐसे ही 16,384 और एग्जिस्ट करते हैं। बोर्ड बंदर और बाकी कलेक्शंस की तरह हशमस्कस भी एल्गोरिथमिकली जनरेटेड कलेक्शंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हशमस्कस मर्जर से बने हुए कलेक्शंस ऐसे लगते हैं कि जैसे इन्हें जानबूझकर बनाया गया हो, ठीक उसी तरह जैसे आर्टिस्ट करता है। असली हशमक तो मिस्ट्री है भाई। और देखिए, जब आप हशमक खरीदते हैं तो असल में आपके पास इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके हाथ क्या आने वाला है। सेल के 14 दिन बाद तक बायर्स को यह पता ही नहीं हो पाता कि उन्हें कौन सा हशमक मिलने वाला है, जो कि इसलिए जिससे अलग हशमक के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई करप्शन ना हो। पूरे कलेक्शन ने लगभग
$16 मिलियन जनरेट किए हैं और ज्यादातर हशमक करीब $6.5 लाख में बिके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी 7 में से 5 प्रॉपर्टीज के जनरेट होने के 1% से भी कम चांसेस होते हैं। तो सभी का एक ही इमेज में जनरेट होना बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। और तो और जब भी हशमक बेचा जाता है तो बायर को इसे एक नाम देना पड़ता है। मतलब कि यहाँ इस कलेक्शन में स्मॉल कोलैबोरेटिव एलिमेंट है और यही चीज एक्सप्लेन करती है कि ज्यादातर हशमक का नाम ग्वेन स्टेफनी, क्रिप्टोमॉम और बोर्ड बंदर क्यों है। वेल ये बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला भाई। एवरीडे मिलियनियर। मई 2007 में माइक विंकेलमैन ने अपने आप को एक इंसान चैलेंज दिया कि हर दिन नया पीस ऑफ आर्ट बनाओ। जितने ज्यादा दिनों तक हो पाए उतने दिनों तक वो ऑनलाइन पीपले के नाम से गया और उसे लगा कि ये उसके ऑलरेडी सिली नेम विंकेलमैन से अच्छा है। ऐसे ही उसने काम शुरू कर दिया और हर दिन विंकेलमैन नया डिजिटल आर्टवर्क बनाता रहा। कई बार सुंदर, कई बार सिली, कई बार पॉलिटिकली चार्ज, तो कई बार तीनों का ही अजीब मिक्सचर। किसी तरह से विंकेलमैन ऐसा हर रोज 13.5 साल तक करता रहा, वो भी एक भी दिन बिना मिस किए हुए। यार मैं तो हर रोज नहा भी नहीं पाता और एक ये बहुत ही डेडिकेटेड है भाई। विंकेलमैन ने अपना सारा काम कंपाइल किया और इसे नाम दिया एवरीडेज, शुरू के 5000 दिन। और इस तरह से उसने अपने आर्टवर्क को एक हाई क्वालिटी एनएफटी बना दिया। एक बड़े ऑक्शन हाउस क्रिस्टी ने इस एनएफटी को सेल पर लगाया और ये उनका पहली बार था कि उन्होंने किसी डिजिटल आर्टवर्क को बेचा हो। इस पीस ने अभी ही हिस्ट्री बनाई और ये $69 मिलियन में बिका। मतलब कि लगभग हर पीस ऑफ आर्ट का हुआ $13,860। ये बहुत बढ़िया रेट है भाई। ये पीस इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर विघ्नेश सुंदरेशन ने खरीदा, जो ये कहते हैं कि उन्होंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ग्लोबल साउथ तरक्की कर रहा है और पैसे खर्च कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि सेल इसलिए भी हो सकती है क्योंकि विंकेलमैन सुंदरेशन के क्रिप्टो प्रोजेक्ट B20 में 2% के मालिक हैं और इसकी कीमत सेल के बाद 6000% बढ़ गई। क्या ये कोइंसिडेंस था? मुझे नहीं लगता भाई। द पंक बंच। क्या बोर्ड बंदर, लेजी लाइन्स और ऑनचन मंकी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि तब आप इस एनएफटी कैरेक्टर कलेक्शन को और ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। मिलिए क्रिप्टोपंक से। ये है 1,24x24 पिक्सल हेडशॉट की कलेक्शन और ठीक बोर्ड बंदर और बाकी कलेक्शंस की तरह इन्हें भी एल्गोरिदम की मदद से बनाया गया था और इनमें से कुछ के ट्रेड्स बाकियों से ज्यादा रेयर हैं। जैसे कि ये बंदर वाला क्रिप्टोपंक, ये बहुत ही रेयर है और ऐसे बस 24 ही हैं। क्या आपको ये नहीं लगा था कि अब बस हम बंदरों की बात नहीं करेंगे? नॉर्मली क्रिप्टोपंक्स $3,50,000 से लेकर $5,50,000 में बिक रहे हैं, वो भी सिर्फ एक। लेकिन ये तो बस नॉर्मल रेट्स हैं। ये अल्ट्रा रेयर एलियन क्रिप्टोपंक्स 7804 और 3100 तो $7.5 मिलियन में बिके हैं, वो भी अलग अलग। लेकिन एक 576 पिक्सल की इतनी वैल्यू कैसे हो सकती भाई? वेल क्रिप्टोपंक्स को पहली बार 2017 में बनाया गया था। मतलब कि ये थे सबसे पहले क्रिप्टो कलेक्टिबल्स और 2021 में एनएफटी क्रेज के पीछे इन्हीं का हाथ माना जाता है, इसलिए इन पर $multi-million का टैग लगा हुआ है। लेकिन जिन्हें ऐसा लग रहा उन्हें बता दूं कि आज तक के सबसे महंगे बिके क्रिप्टोपंक्स के ये आसपास भी नहीं है। आप इस ब्लॉगी बॉय को देख पा रहे हैं क्या? टेक्निकली यही आज तक का बिका हुआ सबसे महंगा पीस ऑफ आर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये 24x24 पिक्सल का कलेक्शन $450 मिलियन में बिका। इसका मतलब कि क्रिप्टोपंक 9998 आज तक की ऑक्शन हुई सबसे महंगी पेंटिंग से भी ज्यादा प्राइस में बिका। वो पेंटिंग तो बस $450 मिलियन में बिकी थी और वो पेंटिंग थी 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई सल्वाटोर मुंडी। इनफैक्ट चलिए एक बार अच्छे से समझने के लिए दोनों को अगल बगल रख लेते हैं। अगर आपको चीजें फिशी दिख रही हैं तो आप समझ रहे हैं क्योंकि ये एनएफटी बायर और सेलर एक ही इंसान है। ट्रांजैक्शन डेटा देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे बायर ने बहुत सारा फ्लैश लोन लिया हो, जो कि एक तरह का ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी लोन है, जो कि तभी मिलता है जब आप कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करें। इस केस में क्राइटेरिया था 9998 को खरीदना और ओनर ने एनएफटी को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डाल दिया और फिर क्रिप्टो के बराबर का $500 मिलियन का फ्लैश लोन ले लिया और फिर एक वॉलेट से इस पंक को खरीदा और फिर से इसे पहले वाले वॉलेट में भेज दिया और फिर लोन भर दिया। ये एनएफटी के आसपास एक आर्टिफिशियल बज़ क्रिएट करने का तरीका हो सकता है या फिर इस आर्ट वर्क की वैल्यू और ज्यादा बढ़ाने के लिए रचा गया षड्यंत्र भी हो सकता है। और ये देखते हुए कि इसके असली ओनर ने इसे अभी भी $780 सेल पर लगा रखा है, ये देखकर मुझे तो दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है भाई। इंटरएपिड एंट्रोपिया।
एंट्रोपिया यूनिवर्स एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जो कि आउटर स्पेस में सेटअप किया गया है। प्लेयर्स क्रेजी फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि पायलटिंग, स्पेसक्राफ्ट्स, एलियन क्रीचर्स को ढूंढना और यूट्यूब वीडियो देखना, वो भी बिना किसी हर 5 सेकंड वाली बफरिंग के, समझे। एनीवे, एंट्रोपिया यूनिवर्स 2003 में लॉन्च हुआ तो अब तक इसकी एज दिखने लगी है, लेकिन अपने टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था और इसी ने वीडियो गेम्स में वर्चुअल ट्रेड को चालू किया था। 2009 में एंट्रोपिया ने बोला कि इसके पास करीब 8,20,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो कि यूजर टू यूजर इंटरफेस के लिए $420 तक खर्च करते हैं और कई बार तो हजारों डॉलर्स भी खर्च कर देते हैं। 2010 में एंट्रोपिया के आसपास इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी और इसकी वजह से इतना ज्यादा कैश फ्लो हो रहा था कि यूजर्स इस अंडे को भी $70,000 में बेच पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें है क्या, ये किसी को नहीं पता था। ये एक प्लेयर ने जीता था जिसने एक यूनिक टास्क पूरा किया था और जब इन्होंने ये मिस्ट्री एग सेल पर लगाया तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी ये जानने के लिए कि आखिर इसके अंदर है क्या। इसको खरीदने के 7 साल तक भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर एक दिन इससे ये निकला। शायद इससे इन्हें एक जायंट ऑमलेट ही बना लेना चाहिए था। फिर भी ये सबसे क्रेजी एंट्रोपिया एक्सचेंज नहीं है, ये होना जानता है। नेवेडी को जैकब ने 2005 में इस वर्चुअल एस्टेरॉयड को खरीदने के लिए अपना असली घर बेच दिया। उन्होंने इसे गेम में $1,00,000 में खरीदा। जैकब ने कुछ समय बाद इस प्लॉट ऑफ लैंड को, या कहें कि प्लॉट ऑफ स्पेस को, एक वर्चुअल क्लब में बदल दिया, क्लब नेवेडी। इस क्लब में लोग म्यूजिक, स्टेडियम और मार्केट को एंजॉय करते थे, जहां पर यूजर्स अपने गेम्स कोड्स बेचा करते थे और हर सेल में जैकब का भी हिस्सा हुआ करता था। जैकब के हिसाब से हर साल क्लब की वजह से उसे $2,00,000 मिल जाया करते थे, पर उन्होंने फिर 2010 में इसे $6,35,000 में बेच दिया। क्लब तो बड़ी जल्दी बंद हो गया, पर इसकी वजह से करीब 1.5 मिलियन का फायदा हो गया। मुझे अभी अचानक से मेरे पेरेंट्स पर गुस्सा आ रहा है जो कहते थे कि वीडियो गेम खेलने से पैसे नहीं आएंगे। ग्रिमी बॉल्स। ग्रिम्स एक पॉपुलर आर्टिस्ट है जो कि अपनी म्यूजिक की वजह से जानी जाती है और दूसरा रीजन इनका फेमस होने का ये है कि ये एलन मस्क की एक्स पार्टनर है। वही इंसान जो टेस्ला का मालिक है और जिसे ट्विटर से जरा ब्रेक लेने की जरूरत है। फरवरी 2021 में ये अपने वॉर निम्फ कलेक्शन, जो कि शुरुआत में अर्थ और मार्स वेरिएंट्स को अलग अलग करने के लिए बनाया गया था, 7 NFT गेम में उतर आई। हर NFT में एक पंख वाला एंजल है जो कि अपने प्लेनेट का चक्कर काटता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बीट बजती है। ये बोर्ड बंदरों से तो कहीं ज्यादा अच्छा है ना। कई हजार NFT बनाए गए और ऑक्शन करने की बजाय इन्हें बस $7,500 पर पीस के रेट पर सेल करके लिस्ट कर दिया गया। अर्थ और मार्स के अलावा इस कलेक्शन में एक यूनिक NFT भी है जिसे कहते हैं डेथ ऑफ ओल्ड, जिसमें और ज्यादा उड़ने वाले बेबीज थे और उनके साथ कई तलवारें और क्रॉस भी उड़ते थे, जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि इनका जरूर कोई गहरा मतलब होगा। कहीं ना कहीं ग्रिम की पॉपुलैरिटी की वजह से डेथ ऑफ ओल्ड $3,89,000 में बिक गया। निफ्टी गेटवे, वो प्लेटफॉर्म जहां से ग्रिम्स ने NFT बेचा, उनके अकॉर्डिंग NFT से जो प्रॉफिट आएगा उसका कुछ हिस्सा कार्बन 180 को दे दिया जाएगा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन हटाती है। लेकिन ये अभी तक अनक्लियर है कि आखिर कितना प्रॉफिट जाएगा इनके पास। टोटल में इस ग्रिमी प्लैनेट कलेक्शन ने आर्टिस्ट को $6 मिलियन दिलवा दिए। ये टॉप पर जाने से तो कहीं अच्छा है भाई। मैं स्टूपिड हूं तो अभी तक हम ये तो जान चुके हैं कि लोग डिजिटल आइटम्स पर पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं, पर इन सब की शुरुआत कहां से हुई? चलिए सफर तय करते हैं 2008 का। उस समय कुछ भी ठीक नहीं था। चीन में भारी भूकंप आया था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी अपने जोरों पर था और सबसे बड़ी बात कि स्पाइडरमैन 4 के रिलीज होने पर ब्रेक लग गया था और इसी डार्क पीरियड में iOS स्टोर में आई एम रिच आया। इस ऐप की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कीमत थी $999 और ये किस लिए कि जब आप ऐप खोलें तो आपके सामने आएगा एक हीरा और उस पर लिखा हुआ होगा मैं अमीर हूं और मैं ये डिजर्व करता हूं, मैं अच्छा, हेल्दी और सक्सेसफुल हूं। इस ऐप का मेन पर्पस ये दिखाना था कि इसका ओनर कितना अमीर है। मतलब कुल मिलाकर ये एक तरीका था शो ऑफ का। इसे 8 लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन फिर इसके बाद एप्पल ने इसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बंद कर दिया। बाकी हमने जितनी भी चीजें देखी उन सब के सामने आई एम रिच बहुत ही कम प्राइस पर था, लेकिन इसने हमें ये सोचने पर तो जरूर मजबूर कर दिया था कि जो चीज 2000 में एक जोक की जैसी थी वही 2020 में एक इन्वेस्टमेंट कैसे बन गई भाई? आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ बहुत पीछे रह गया? क्या आपके पास भी कोई NFT है जिसकी वैल्यू इस वीडियो के खत्म होने तक 4 गुना बढ़ सकती है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और ज्यादा और नए अमेजिंग कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए शुक्रिया।